जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके बनाया है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए पहले क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू कर। एक बंदर रस्सी की सहायता से एक त्वरण से ऊपर की ओर चढ़ता है, तो रस्सी में तनाव बताना है। रस्सी में तनाव ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अगर कोई बंदर रस्सी की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ेगा तो ये रस्सी है और रस्सी से लटका हुआ एक बंदर है। बंदर का मास है m, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है टेंशन, और एक्सीलरेशन यहाँ पे कहाँ है? एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है a। तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ से देखा जाए तो एफ नेट इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अब बंदर अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो जो नेट फोर्स है वो ऊपर की ओर होगा, तो टेंशन बड़ा होगा, तो T माइनस एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम ए, और T इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस एम ए। तो अगर बंदर रस्सी को पकड़ के लटक जाता तो T इक्वल टू एम जी होता। लेकिन अगर बंदर एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो रस्सी का टेंशन एम ए और बढ़ जाएगा। तो अगर बंदर एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो रस्सी में जो टेंशन होगा वो बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि अगर कोई बंदर नीचे की ओर आ रहा है एक्सीलरेशन से, तो क्या होता? अगर कोई बंदर एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आ रहा होता तो टेंशन क्या हो जाता? टेंशन घट जाता। तो टेंशन घट जाता, इक्वेशन बनती एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। और अगर बंदर समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगा, समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगा, तो टी इक्वल टू एम जी रहेगा। तब ना टेंशन बढ़ेगा और ना टेंशन घटेगा, टेंशन समान रहेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिंड का संवेग संरक्षित रहता है यदि किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। यदि कब कांस्टेंट रहेगा ये बताना है। तो जब वर्क जीरो होगा, जब कार्य जीरो होगा, बी जब बल जीरो होगा, सी जब आघूर्ण जीरो होगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो, वर्क जीरो हो तो मोमेंटम जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तुम लोगों को पता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो कार्य होता है वो जीरो होता है, लेकिन मोमेंटम यहाँ इसमें कांस्टेंट नहीं रहता है। इसमें वेग परिवर्तित होने के कारण संवेग परिवर्तित होता रहता है। तो ध्यान रखना, जब कार्य जीरो होगा तो संवेग नियत रहे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि न्यूटन के दूसरे नियम से क्या है? F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है। और अगर फोर्स जीरो कर दिया तो डी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो, और पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अगर किसी भी पिंड पर जो आरोपित बल है वो शून्य हो जाएगा, तो उस पर उसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, वृत्तीय गति में कोणीय वेग और रेखीय के वेग के बीच का कोण बताना है कि कितना होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 180 एंड ऑप्शन डी है 45। तो अगर वृत्तीय गति हो रही है, वृत्तीय गति में ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है? एक्सिस की तरफ होती है। जैसे ये है, ये परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ओमेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी हमेशा इस प्लेन में होगी। जो वेलोसिटी है v वो हमेशा इस प्लेन में होगी, और एंगुलर वेलोसिटी है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, और इस प्लेन में कौन है? वेलोसिटी, वेग। तो दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल होता है, ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि पिंड का संवेग नियत है तो इसका नियत होगा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? ऑप्शन बी है वेग कांस्टेंट, ऑप्शन सी है फोर्स, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी है त्वरण, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो देखते हैं, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है
तो क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है? जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। फोर्स फोर्स कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? जब मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो फोर्स जीरो होता है। और एक्सीलरेशन कितना होगा? जब फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, और जीरो को भी हम कांस्टेंट मानते हैं। मतलब बल शून्य रहेगा, त्वरण शून्य रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बेग बेग नियत रहेगा जब संवेग नियत होता है तो इस तरह के इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई निर्देश तंत्र जड़त्वीय नहीं होता है क्योंकि। देखो, दो तरह के निर्देश तंत्र होते हैं, एक होता है जड़त्वीय और एक होता है अजड़त्वीय। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, और एक होता है नॉन इनर्शियल। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लो क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन के नियम अप्लाई होते हैं, न्यूटन के नियम अप्लाई होते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसमें न्यूटन के नियम अप्लाई नहीं होते हैं। और कैसे पहचान करेंगे? देखो, इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब जो देखने वाला है, जो बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, जो मोशन को ऑब्जर्व करता है, वो जो देखने वाला है वो रहेगा या फिर तो रेस्ट पे या फिर समान वेग से गति करेगा, या फिर रेस्ट पे रहेगा, विरामावस्था में रहता है, या फिर समान वेग से गति करता है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? जिसमें जो ऑब्जर्वर है, जो बॉडी को देख रहा है, मोशन को देख रहा है, वो एक्सीलरेशन में रहता है, वो एक्सीलरेशन में रहता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? जिसमें जो ऑब्जर्वर होगा वो एक्सीलरेशन में होगा। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? इसमें जो ऑब्जर्वर होगा वो रेस्ट पे रहेगा या फिर समान वेग से गति करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं कि पृथ्वी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो क्यों है? ऑप्शन ए है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बिल्कुल सही बात है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो ये एक इलिप्टिकल पाथ पे घूमेगी, परवलयाकार पाथ पे, परवलयाकार पे घूमेगी और दीर्घवृत्ताकार पे घूमेगी। परवलयाकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमेगी। और दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमने के कारण इसका वेग हमेशा चेंज होता रहेगा, इसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी। और वेग परिवर्तन होने के कारण इस पे खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर मोशन को देखता है तो वो एक्सीलरेशन में आ जाता है। और एक्सीलरेशन में अगर कोई व्यक्ति है और मोशन को देखता है तो इसका जो फ्रेम होगा वो नॉन इनर्शियल होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कह रहा है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। तुम लोगों को पता है पृथ्वी घूर्णन करती है, जो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। और अगर पृथ्वी घूर्णन करेगी तो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण इस पे खड़ा हुआ कोई भी ऑब्जर्वर अपनी प्लेस पे रोटेशनल मोशन करेगा या फिर सर्कुलर मोशन करेगा। और सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण उस ऑब्जर्वर का भी जो फ्रेम है वो कैसा हो जाएगा? नॉन इनर्शियल हो जाएगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम होने के कारण ये अर्थ जो होगा, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका जो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, यदि पिंड का संवेग संरक्षित है तो यदि मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है तो बताना है कि क्या कांस्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन बी, इंटरनल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी जीरो रहेगा। ऑप्शन डी, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी जीरो रहेगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद से अटेम्प्ट करें, देखो सही कर पाते हो कि नहीं। देखो, मोमेंटम कांस्टेंट है तो किसी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए हो गया गलत। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि तुम कोलिजन में देख सकते हो, कोलिजन में अगर इलास्टिक कोलिजन को छोड़ दिया जाए, कोई भी कोलिजन ले लो, इनइलास्टिक कोलिजन में, इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है? नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट
हो, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देखो, पिंड पर आरोपित बल शून्य होता है। पिंड पर आरोपित मतलब आंतरिक बल, आंतरिक, आरोपित नहीं है ये, आंतरिक हो जाएगा यहाँ, आंतरिक। पिंड पर आंतरिक बल शून्य होता है। अब देखो आंतरिक बल की अगर बात करें, आंतरिक बल की अगर बात करें तो आंतरिक बल क्या होता है, न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में कहा है कि अगर बाह्य बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स की बात की है, इंटरनल फोर्स की बात नहीं की है। इंटरनल फोर्स की बात क्यों नहीं की है, क्योंकि इंटरनल फोर्स कांट चेंज मोमेंटम, आंतरिक बल संवेग परिवर्तित नहीं कर सकता, मतलब आंतरिक बल पिंड के वेग को परिवर्तित नहीं कर सकता, इसलिए आंतरिक बल लगे या ना लगे कोई असर नहीं होता है बॉडी के मोमेंटम पे। इसलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पिंड पे कोई बल लगे या नहीं लगे उसका कोई असर नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी के जो कह रहा है नेट फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज जीरो, कुल बल जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। एफ इक्वस टू कितना होता है, डी पी बाई डी टी, और अगर फोर्स को जीरो कर देंगे तो डी पी इक्वस टू हो जाएगा जीरो और पी इक्वस टू हो जाएगा कांस्टेंट, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी। अब देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, वृत्तीय पथ पर गति करती है, और वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए पिंड का जो वेग होगा वो लगातार बदलेगा, लगातार चेंज होता रहेगा। और पिंड का वेग अगर चेंज हो रहा है तो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि बल लगाकर ही पिंड के वेग को परिवर्तित किया जा सकता है या फिर वेग की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो केंद्र की तरफ अप्लाई होगा, और इसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय जो बल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए। अगर वृत्तीय गति करवानी है तो हमें अभिकेंद्रीय बल को लगाना पड़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 7 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, आप देखो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए जेट इंजन किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कार्य करता है किस सिद्धांत पर, ऑप्शन ए है मास पे, ऑप्शन बी है एनर्जी पे, ऑप्शन सी है लीनियर मोमेंटम पे, ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम। तो जो जेट इंजन होता है वो वर्क करता है मोमेंटम पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये ध्यान रखना, वो जितनी तेज गैसेस छोड़ता है पीछे, पीछे मोमेंटम जितना होता है उतना मोमेंटम उसे आगे की तरफ मिलता है। तो नेट मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है यदि अभिलंब प्रतिक्रिया दोगुनी कर दी जाए तो घर्षण गुणांक, अभिलंब प्रतिक्रिया को दोगुना कर रहा है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन को दोगुना कर रहा है तो घर्षण गुणांक पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को दोगुना कर रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है कि ए आधा हो जाएगा, बी 3 गुना हो जाएगा, सी 2 गुना हो जाएगा, या डी समान रहेगा। अब देखो अगर म्यू की बात की जाए तो जो म्यू होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। नॉर्मल रिएक्शन पे कौन डिपेंड करता है, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। एफ इक्वल टू होता है म्यू आर, तो म्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, पदार्थ की प्रकृति पर। आर जो है उसको दोगुना करने से फ्रिक्शन फोर्स तो दोगुना होगा, लेकिन म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। म्यू इस पे डिपेंड नहीं करता। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे और नेचर ऑफ सरफेस पे। और ध्यान रखना फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने पे फ्रिक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाया जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया को बढ़ाया जाए तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर अभिलंब प्रतिक्रिया को बढ़ाया जाए तो म्यू कांस्टेंट रहेगा, म्यू पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। तो 9th का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है घर्षण गुणांक म्यू के आनत तल पर जो कि थीटा एंगल पे रखा गया है, आनत तल, तो पिंड विरामावस्था में है, तो बताना है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा। तुम लोगों ने पढ़ा होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण, या फिर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो उसका क्वेश्चन ये है एंगल ऑफ रिपोज जो क्या होता है, अगर हम किसी भी प्लेन पे कोई बॉडी रखें तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा
जब सीमांत घर्षण अप्लाई होगा, जब अधिकतम फ्रिक्शन अप्लाई होगा, तब कब होगा? जब बॉडी जस्ट चलने वाली होगी। तो इधर mg sin थीटा लगता है, नीचे की तरफ mg sin थीटा लगता है, ऊपर की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, नीचे लगता है mg cos थीटा, और यहाँ पे ऊपर लगता है r। अगर बॉडी रेस्ट में है, बॉडी साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो r इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा और f इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी, कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना। r इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा एंड f इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। और f की वैल्यू कितनी होती है? म्यू r इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा, म्यू r इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अगर म्यू r इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो गया है, तो अगर हम r की वैल्यू रख देंगे एम जी कॉस थीटा, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा म्यू इक्वल टू टेन थीटा, म्यू इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स म्यू। तो ऐसे करके देखना, टेन इनवर्स म्यू आ जाएगा इसका आंसर, और ऐसा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो 10th का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई पिंड स्थिर है, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, स्थिर है, रेस्ट पे है, विरामावस्था में है, तब क्या हो सकता है? देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर, द बॉडी इज इन वैक्यूम। तो देखो, अगर कोई पिंड स्थिर है तब भी इस पर फोर्स अप्लाई हो सकते हैं। मान लो इधर से F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है, और दोनों फोर्स इक्वल हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जो कुल बल लगेगा वो 0 हो जाएगा। तो 11th का इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट जी त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान है, लिफ्ट में खड़े हुए एम द्रव्यमान के व्यक्ति द्वारा लिफ्ट के फर्श पर आरोपित बल है। तो कितना बल लगाएगा व्यक्ति? देख लेते हैं। ये व्यक्ति है जो कि लिफ्ट में खड़ा हुआ है, जिसका मास कितना है? m है, नीचे फोर्स लगेगा mg, और ये लिफ्ट g एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। तो ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा r व्यक्ति पे, और r जो होगा वो एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण कितना लगेगा? वही फोर्स लगाएगा व्यक्ति इसके फर्श पे। तो यहाँ पे अगर न्यूटन के दूसरे नियम से देखा जाए, F इक्वल टू एम ए से, तो R माइनस F इक्वल टू एम ए से अगर देखें तो R माइनस एम जी इक्वल टू हो जाएगा एम जी, R माइनस एम जी इक्वल टू एम जी, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2mg। तो जो फ्लोर है, जो फर्श है, लिफ्ट का जो फर्श है, वो कितना फोर्स लगा रहा है पर्सन के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर कितना बल लगा रहा है? R लगा रहा है, जो कि किसके इक्वल है? 2mg के है। अब न्यूटन के तीसरे नियम से देखा जाए तो एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण जितना R होगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। तो R के बराबर फोर्स लगेगा कितना? 2mg। जितना जो फर्श है वो व्यक्ति पे फोर्स लगाएगा, उतना ही व्यक्ति फर्श पे भी फोर्स लगाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2mg। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करना। एक मशीन गन है जिससे प्रति सेकंड n गोलियां छोड़ी जाती हैं, और जिसका जो मास है, प्रत्येक गोली का मास m है, तो प्रत्येक गोली की चाल b है, तब मशीन गन पर आरोपित बल कितना होगा? ये मशीन गन है जिससे b वेग से प्रति सेकंड n बुलेट छोड़ी जाती हैं। तो एक सेकंड की बात करें, प्रति सेकंड दिया है, तो टाइम कितना हो गया? एक सेकंड। टाइम की वैल्यू ले लेते हैं एक सेकंड। इस पे बल बताना है कि बल कितना लगेगा। तो बल कितना होता है? बल होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा एक सेकेंड के लिए? डेल्टा पी, क्योंकि डेल्टा टी पर सेकेंड ले लिए। अब एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होगा? पहले मोमेंटम कितना है? 0 है, बाद में कितना हो जाएगा? बाद में हो जाएगा m मास की बुलेट है, b वेलोसिटी जा रही है m b, और एक सेकंड में n बुलेट जा रही हैं, तो m n b माइनस 0। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक सेकंड के लिए? f की वैल्यू एक सेकंड के लिए आ जाएगी m n b। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, टाइम की वैल्यू को 1 सेकंड ले लिया है, एक सेकंड में n बुलेट को फायर करता है, एक बुलेट का मोमेंटम mb होगा, तो n बुलेट का मोमेंटम mnb होगा। पहले गाड़ी का मोमेंटम 0 रहा होगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? mnb माइनस 0 हो जाएगा, जो mnb आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि घर्षण ना हो तो गति संभव होगी।
अगर फ्रिक्शन को एब्सेंट कर दिया जाए, तुम लोगों को पता है कि फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए, अगर फ्रिक्शन को ही हम हटा देंगे तो हम मोशन कैसे कर पाएंगे? ऑप्शन ए है पहले नियम से, ऑप्शन बी है दूसरे नियम से, ऑप्शन सी है न्यूटन के तीसरे नियम से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो जब फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो F इक्वल टू एम ए तो हम लगा ही नहीं सकते हैं, F इक्वल टू एम ए, F एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन अप्लाई करता है, इसलिए बॉडी मूव करती है, उसमें एक्सलेशन आता है। अगर हम बिना फ्रिक्शन के बॉडी को मूव करेंगे तो फ्रिक्शन ना होने के कारण बॉडी गति आगे नहीं बढ़ पाएगी, बॉडी अपनी प्लेस पे ही खड़ी रहेगी। जैसे कार को एक्सलेट करोगे और रोड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कार आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे ही अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो न्यूटन के तीसरे नियम से एक्शन रिएक्शन फोर्स से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम किसी बॉडी पे पीछे की ओर फोर्स लगाएं तो वो हमें आगे की तरफ ले जाएगा। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स से ही हम गति संभव हो सकती है जब फ्रिक्शन एब्सेंट रहे, फ्रिक्शन ना रहे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, रॉकेट कार्य करता है, रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सब लोग को पता होना चाहिए तुम लोगों को कि पहला ऑप्शन दिया है कंजर्वेशन ऑफ मास पर, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, एंड फोर्थ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। तो जो रॉकेट कार्य करता है वो करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि रॉकेट ऊपर जाता है और ऊपर जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है इसकी? ऊपर जाने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि इसके पीछे से गैसेस निकलती हैं बहुत तेज वी वेलोसिटी से। अब गैसेस निकलने के कारण इसे एक मोमेंटम मिलता है एम बी, लेकिन इस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई हो नहीं रहा है, ये गैसेस इसके अंदर से निकल रही हैं, इसलिए ऊपर की तरफ इसका जो मोमेंटम है और नीचे की तरफ जिसका जो मोमेंटम है वो दोनों इक्वल हैं। नेट मोमेंटम इसका कितना रहता है? 0। तो जितनी ज़्यादा गैसेस इस नीचे की तरफ आएंगी उतना ज़्यादा मोमेंटम नीचे की तरफ होगा और उतना ही मोमेंटम इसे ऊपर की तरफ भी मिलेगा। तो इस प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है और ये ऊपर की ओर जाता है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये वीडियो हमारा था न्यूटन्स लॉ चैप्टर का। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो भी बन सकते हैं, और तुम लोग देख सकते हो कि इन क्वेश्चंस के अलावा और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस टॉपिक से, जो इस पूरे चैप्टर से जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तुम लोग पुली वाला कर सकते हो। एक पुली है, इसमें 2 मास लटका दिए गए हैं, उसका फॉर्मूला याद कर सकते हो पूरा। और F इक्वल टू एम ए, इस फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको प्रैक्टिस किया जा सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।